हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। बाइनोमियल थ्योरम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बड़ा ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। जब भी हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो हम इसको दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है दो पार्ट में, बाइनोमियल एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। आज के इस लेक्चर में मैं बाइनोमियल थ्योरम के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। ये जो थ्योरम है बाइनोमियल थ्योरम, इसको डिस्कवर किया था बहुत ही फेमस एक स्विस मैथमेटिशियन थे, जेम्स बर्नौली। और ये थ्योरम उनकी डेथ के 8 सालों के बाद 1713 में पब्लिश हुई थी। क्योंकि इस थ्योरम को जेम्स बर्नौली ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इस थ्योरम को बर्नौली थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। जब भी हम बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम के बारे में, इस थ्योरम को समझने से पहले हमें इसकी अजम्पशंस को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वन बाय वन पहले हम इसकी अजम्पशन समझते हैं कि क्या क्या अजम्पशंस हैं इस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए, और देन वी विल मूव ऑन विद आवर इलस्ट्रेशंस। जो पहली अजम्पशन है बाइनोमियल थ्योरम की, वो कहती है द साइज ऑफ द सैंपल मस्ट रिमेन फिक्स्ड एंड डिनोटेड बाय एन। यहाँ पर वो क्या कहना चाहता है कि जो सैंपल का साइज़ है वो हमेशा फिक्स होगा और हम उसको एन से क्या करेंगे, सिंबलाइज करेंगे। देखिए, जब भी हम कोई स्टडी करते हैं हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, या तो हम पॉपुलेशन की बात करते हैं या हम सैंपल की बात करते हैं। इसको समझने के लिए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं और मैं जानना चाहता हूँ कि उन 100 बच्चों में एवरेज फैमिली इनकम क्या है। मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये कि मैं हर बच्चे के पास जा जाकर उसकी फैमिली इनकम पूछूं, 100 बच्चों की फैमिली इनकम को मैं नोट करूं और उनका एवरेज निकाल लूं, और मैं कह सकता हूं कि मेरे पास 100 के 100 बच्चों के फैमिली की एवरेज इनकम निकल कर आ चुकी है। क्योंकि उस रूम में 100 बच्चे बैठे थे और मैंने हर बच्चे से जाकर फैमिली इनकम पूछा, तो ये किसका केस हो गया, पॉपुलेशन का। लेकिन हमारे पास कई बार टाइम की कमी होती है और पैसे की कमी होती है, तो हमारे पास जो दूसरा बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल होता है वो ये होता है कि हम सैम्पल पर स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि मैं 100 बच्चों को स्टडी ना करके उन 100 में से 20 बच्चों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ये मान लेता हूँ कि ये 20 बच्चे हैं ये बाकी के 80 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उन 20 बच्चों से मैं फैमिली इनकम पूछ लेता हूँ, उसका एवरेज निकाल लेता हूँ, और ये मान लेता हूँ कि जो एवरेज इनकम इन 20 बच्चों की है बाकी के 80 बच्चों की भी एवरेज इनकम यही निकल कर आएगी। तो यहाँ पे 20 बच्चों को चुनना तो क्या हो गया, सैंपल। और अगर मैं 100 के 100 बच्चों पे स्टडी करता तो वो क्या होता, पॉपुलेशन। तो बाइनोमियल थ्योरम यही कह रही है कि अगर आप सैंपल पे काम कर रहे हो तो सैंपल का साइज फिक्स होना चाहिए और उसको आप एन से क्या करोगे, सिंबलाइज करोगे। दूसरी एजम्पशन क्या कहती है कि जब भी आप कोई स्टडी करोगे तो उसकी जो आउटकम्स होंगी वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से मतलब क्या है, अकरेंस ऑफ वन इवेंट प्रिवेंट्स द अकरेंस ऑफ अनदर इवेंट। मतलब अगर एक इवेंट अकर होता है तो दूसरा इवेंट अकर नहीं हो सकता, और अगर दूसरा इवेंट अकर होता है तो पहला इवेंट अकर नहीं हो सकता। और आउटकम्स भी दो ही तरीके की होंगी, एक होगी सक्सेस और दूसरी होगी फेलियर। सक्सेस को हम P से डिनोट करेंगे और फेलियर को हम Q से डिनोट करेंगे, और सक्सेस प्लस फेलियर का जो टोटल है वो हमेशा 1 के बराबर होगा। फोर्थ अजम्पशन क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ P एंड Q रिमेन्स कॉन्स्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। अगर मैं एक स्टडी कर रहा हूँ और उस स्टडी का ट्रायल मान लीजिए मैंने 100 टाइम्स किया है, तो 100 के 100 टाइम्स P और Q की वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पहली बार ट्रायल किया किसी चीज़ का जहाँ पर P की वैल्यू थी 1/2 और Q की वैल्यू भी थी 1/2, तो अगले ट्रायल में भी P और Q की वैल्यू 1/2 और 1/2 ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अगले ट्रायल में P की वैल्यू 1/3 हो जाए और Q की वैल्यू 2/3 हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है बाइनोमियल थ्योरम के केस में। लास्ट असम्पशन क्या कहता है, आप बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से आर सक्सेस की पॉसिबिलिटी का पता लगा सकते हो। आर का मतलब है डिज़ायर्ड नंबर ऑफ सक्सेस। एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं, अगर मैं 5 सिक्कों को एक साथ उछालूं और मैं ये जानना चाहता हूँ कि बताइए कि 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो मैं स्पेसिफिकली 2 हेड्स की पॉसिबिलिटी बाइनोमियल थ्योरम से पता लगा सकता हूँ। इस लास्ट अजम्पशन के लिए हम इलस्ट्रेशंस की हेल्प लेंगे अगले आने वाले पार्ट के अंदर।
आइए आगे बढ़ते हैं। बायनोमियल थ्योरम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बायनोमियल फॉर्मूला। मान के चलिए कि अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो आपका 90% टास्क यहीं पर ही कंप्लीट हो गया। तो आपको खास तौर पे इसके फॉर्मूला पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। फॉर्मूला में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए है वो इस फॉर्मूला का एक्सपेंशन। फॉर्मूला को शुरू करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास इस एक्सप्रेशन में क्या क्या अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं और हर अल्फ़ाबेट का क्या मतलब है। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे Q है जिसका मतलब है फेलियर, P स्टैंड्स फॉर सक्सेस, N का मतलब है साइज ऑफ ए सैंपल, R का मतलब है डिज़ायर्ड नंबर ऑफ सक्सेस और C का मतलब यहाँ पर है बायनोमियल कोफिशिएंट, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आइए हम क्या करते हैं, जो फॉर्मूला हमें यहाँ पर दिया गया है, कि जो एक्सप्रेशन हमारे पास है हम इसको फर्दर एक्सपैंड करते हैं। बायनोमियल फॉर्मूला के अंदर हमेशा हमें एक बात याद रखनी है कि इसका जो फॉर्मूला है कि जब भी एक्सपैंड होता है ये हमेशा फेलियर से स्टार्ट होता है और सक्सेस की तरफ मूव करता है। इसका जो मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरीके का है कि सबसे पहले क्या होगा, हमारा जो सैंपल का साइज़ है हम ये मान के चलेंगे सारे के सारे केसेस में हम फेल ही हो जाएंगे। अगले पार्ट पे वो क्या करेगा, हमारे फेलियर की पॉसिबिलिटी को एक से कम कर देगा और सक्सेस की पॉसिबिलिटी को एक से बढ़ा देगा। उससे अगले पार्ट में क्या करेगा, फेलियर की पॉसिबिलिटी को फिर से एक एक पार्ट से कम कर देगा और सक्सेस की पॉसिबिलिटी को फिर से इंक्रीज कर देगा। और ऐसे धीरे धीरे क्या होगा, हम फेलियर से सक्सेस की तरफ मूव करते चले जाएंगे। जैसा कि आप इस एक्सप्रेशन में देख रहे होंगे, यहाँ पर पहले लिखा हुआ है q की पावर n। आप सेकेंड एक्सप्रेशन को यहाँ पे नोट कीजिए, जहाँ पर आप देख रहे होंगे NC0 और फिर दे रखा है q की पावर n। मतलब n यहाँ पर क्या है, सैंपल का साइज, और आप देख रहे हैं p नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या दिखा रहा है वो, q स्टैंड्स फॉर फेलियर और फेलियर इज इक्वल टू साइज ऑफ द सैंपल, या साइज ऑफ द सैंपल की पावर यहाँ पे दे रखी है। अगले पार्ट में देखिए हमने क्या किया, q की पावर n-1, मतलब हमने क्या किया, फेलियर की पॉसिबिलिटी को एक से क्या कर दिया, कम कर दिया, और यहाँ पर p ऐड कर दिया, p की पावर को 1 कर दिया। अगले केस में देखिए q की पावर n-2, हमने फेलियर को एक बार और कम कर दिया और सक्सेस को एक से बढ़ा दिया, p की पावर 2। नेक्स्ट केस में देखिए q की पावर n-3, मतलब फेलियर को एक से और कम कर दिया और p की पावर देखेंगे आप, ये अब कितनी हो गई है, 3, मतलब सक्सेस को एक से बढ़ा दिया। और ऐसा हम तब तक करते चले जाएंगे जब तक हमारा सैंपल कंप्लीट नहीं हो जाता। तो जैसा कि आप इस एक्सप्रेशन में देख रहे हैं, हर बार क्या हो रहा है, हम फेलियर को एक से कम करते जा रहे हैं और सक्सेस के अंदर एक को क्या करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, इस एक्सप्रेशन में स्टार्टिंग में तो q की पावर n के बराबर होगी और लास्ट में p की पावर n के बराबर होगी। ये तो बात हुई q और p की। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है दूसरे वेरिएबल के बारे में जानना, जिसको आप स्क्वायर के अंदर देख रहे होंगे, NC0, NC1, NC2, NC3। यहाँ पर n का मतलब तो सैंपल का साइज है, और C के नीचे जो 0, 1 और 2 देख रहे हैं, आप ऊपर एक्सप्रेशन में देख रहे होंगे मैंने लिखा हुआ है NCR। R का मतलब क्या है, डिजायर्ड नंबर ऑफ सक्सेस। तो यहाँ पे क्या रहा है, पहले केस में क्या रहा है 0 सक्सेस, दूसरे केस में क्या रहा है 1 सक्सेस, फिर क्या रहा है 2 सक्सेस, देन इट इज टॉकिंग अबाउट 3 सक्सेस। ये जो NC0, NC1, NC2 और NC3 है, इसको हम बुलाते हैं बायनोमियल कोफिशिएंट। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बायनोमियल फॉर्मूला में ये है, हमें इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखना है। जब भी हम बायनोमियल कोफिशिएंट की कंप्यूटेशन की तरफ जाते हैं तो हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना होता है, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। बायनोमियल कोफिशिएंट की कैलकुलेशन को समझने के लिए मैंने बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म यूज़ किया है। आइए हम इसको समझते हैं। जैसा कि आप इस एक्सप्रेशन में देख रहे होंगे, मैंने इस फॉर्मूला में नीचे एक नंबर दिखाया 1, 2 और 3 और एक एरो लिखा हुआ है, जहाँ पर एरो के सामने लिखा हुआ है सीरियल नंबर। पहला क्वेश्चन तो ये है कि 1, 2, 3 क्या है। देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, जो भी आपका सैंपल का साइज होगा, अगर मान लो सैंपल का साइज 5 है तो आप नंबर लिखोगे 1, 2, 3, 4, 5। अगर 7 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 4 है तो 1, 2, 3, 4।
इस प्रेजेंट केस में मैंने क्या माना है कि सैंपल का साइज 3 है। अगर सैंपल का साइज 3 है तो आप देखेंगे Q प्लस P और N की जगह पे मैंने 3 लिख दिया है। जैसा कि मैं आपको पिछली स्लाइड में बता रहा था कि बाइनोमियल का जो फॉर्मूला है ये फेलियर से स्टार्ट होता है और सक्सेस की तरफ मूव करता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे पहले Q3 है, फिर क्या हुआ, Q की पावर क्या होगी, 1 से कम होगी, 3 माइनस 1, और सक्सेस 1 से इंक्रीज हो गई। अगले केस में देखिए फेलियर एक और कम हो गई, 3 माइनस 2 हो गई, और सक्सेस 1 से बढ़ गई, P की पावर 2 हो गई, एंड सो ऑन। अगले केस में फेलियर 0 होगी और सक्सेस क्या होगी, 3 होगी। और इस पूरे एक्सप्रेशन के नीचे मैंने 1, 2 और 3 के नंबर लगाए हैं। ये 1, 2, 3 इसलिए लिखा गया है क्योंकि सैंपल का साइज भी क्या है, 3 के बराबर है। हमेशा हमें बाइनोमियल के फॉर्मूला में एक बात कही जाती है कि जो NC0 होता है, यहाँ पे NC0 किसके बराबर है, 3C0 के बराबर। कहा जाता है कि जो NC0 होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। ऐसा क्यों होता है, आप इसको देख सकते हैं कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला में। आप देख रहे होंगे ब्लू कलर के अंदर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल एंड आर फैक्टोरियल। यहाँ पे हमारे प्रेजेंट केस में क्या है, n किसके बराबर है, 3 के बराबर, तो 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1। डिनोमिनेटर में देखिए n माइनस आर दैट इज 3 माइनस 0, तो क्या हो गया 3, और 0 का फैक्टोरियल भी क्या होता है, 1। तो आप देख रहे होंगे डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1। जब आपस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट गए तो किसके बराबर आ गया, 1 के। तभी कहा जाता है कि जो NC0 होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो हमारा NC0 हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। n कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6, कुछ भी, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि हमें स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट की कैलकुलेशन की। इसकी कैलकुलेशन को समझने के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ प्रीवियस क्यू इंटू पावर ऑफ प्रीवियस क्यू डिवाइड बाय सीरियल नंबर ऑफ प्रीवियस आइटम। आप देख रहे होंगे सीरियल नंबर ऊपर लिखे हुए हैं 1, 2 और 3। कोफिशिएंट ऑफ प्रीवियस क्यू हम कहाँ से शुरू करेंगे, आप 2 के ऊपर देखेंगे लिखा हुआ है 3C1। इसके लिए प्रीवियस क्यू क्या है, Q3, और उसका कोफिशिएंट क्या है, 3C0, जो कि किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो पहले केस में तो हम क्या कहेंगे कि पहले केस में हमारा कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है। नीचे टेबल में देखिए सेकंड रो के अंदर आप एरो देख रहे होंगे, हम इस फॉर्मूला को पुट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ प्रीवियस क्यू वो क्या आ गया, 1, हम आगे ले आए न्यूमरेटर में। पावर ऑफ प्रीवियस क्यू की पावर कितनी है, 3, 1 इंटू 3, और सीरियल नंबर ऑफ प्रीवियस आइटम आप देख रहे हैं 3C0 के नीचे सीरियल नंबर क्या है, 1, हमने पुट किया 1 इंटू 3 बाय 1 दैट इज इक्वल टू 3। थर्ड रो में आइए, अब यहाँ पर क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ प्रीवियस क्यू क्या हो गया, 3, पावर ऑफ प्रीवियस क्यू क्या हो गया, 3 माइनस 1 क्या हो गया, 2, और सीरियल नंबर ऑफ प्रीवियस आइटम आप देख रहे हैं 3C1 के नीचे लिखा हुआ है 2, दैट इज 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3। लास्ट रो में आइए, अब यहाँ पे क्या देखेंगे आप, प्रीवियस क्यू का कोफिशिएंट क्या हो गया, 3, हमने आगे ले लिया। पावर ऑफ प्रीवियस क्यू क्या हो गया, 3 माइनस 2 दैट इज 1, और सीरियल नंबर ऑफ प्रीवियस आइटम आप देख सकते हैं 3C2 के नीचे लिखा हुआ है 3, 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 1। इस तरीके से हम इस फॉर्मूला को पुट करके बाइनोमियल कोफिशिएंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बाइनोमियल थ्योरम को कुछ इलिस्ट्रेशंस की मदद से समझते हैं, देखते हैं कैसे ये काम करता है और कैसे ये हमारी प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन को निकालता है। पहली इलिस्ट्रेशन में मैं क्या लेके चल रहा हूँ, हमारे पास 10 घड़ियाँ हैं, 10 वॉचेज़ हैं, जिसमें से 6 वॉचेज़ डिफेक्टेड है। आपको टास्क ये दिया गया है कि आपको उन 10 घड़ियों में से 5 घड़ियों को बाहर निकालना है। अब 5 घड़ियाँ कोई भी हो सकती हैं, डिफेक्टेड भी हो सकती है और नॉट डिफेक्टेड भी हो सकती है। आपको प्रोबेबिलिटी ये निकालनी है, नो वॉच इज डिफेक्टेड, पहला केस कि कोई भी घड़ी डिफेक्टेड नहीं है, और दूसरा जो है प्रोबेबिलिटी वो है 2 वॉचेज आर डिफेक्टेड। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें पता लगाना है कि घड़ी डिफेक्टेड है या नहीं। यहाँ पे सक्सेस तब मिलेगी जब हम डिफेक्टेड घड़ी का पता लगा लेंगे। मतलब यहाँ पे P का मतलब है डिफेक्टेड और Q का मतलब है नॉट डिफेक्टेड। मतलब सक्सेस कब मिलेगी, जब डिफेक्टेड घड़ी निकल जाएगी। जैसा कि ऊपर स्टेटमेंट में दे रखा है 10 में से 6 घड़ियाँ डिफेक्टेड हैं, तो पहले हम P निकाल लेते हैं, दैट इज 6/10 विच इज़ 3/5। जैसा कि हमने एजम्पशन में पढ़ा था P प्लस क्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो अगर P 3/5 है तो Q क्या होगा, 1 माइनस 3/5 दैट इज इक्वल टू 2/5। मतलब सक्सेस की पॉसिबिलिटी और फेलियर की पॉसिबिलिटी हमारे सामने आ चुकी है, 3/5 एंड 2/5। हमें 5 वॉचेस को सिलेक्ट करना है आउट ऑफ 10, तो हमारा साइज ऑफ सैंपल क्या हो गया,
5 विच इज़ n। तो आइए पहले तो हम फॉर्मूला को समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब आपके सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका सैंपल का साइज़ क्या हो गया? 5 हो गया। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे q प्लस p की पावर क्या है? 5, क्योंकि n किसके बराबर है? 5 के बराबर। और हमने क्या किया? पहले q की पावर 5 लिखी। अगले केस में देखिए q की पावर 5 माइनस 1 होगी, 4 होगी, और p की पावर क्या होगी? 1। अगले केस में q की पावर 5 माइनस 2 होगी और p की पावर क्या होगी? 2। इस तरीके से आप पूरे एक्सप्रेशन में देखेंगे q की पावर हर बार कम होती जा रही है और p की पावर बढ़ती चली जा रही है। ये तो बात हुई p और q की। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट्स की, दैट इज 5c0, 5c1, 5c2। हम कोफिशिएंट कैलकुलेट कर लेते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला विच इज बीइंग शोन इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। आप यहाँ पे देख रहे होंगे 5c0 तो हमेशा 1 के बराबर ही हो गया, जैसे हमने पिछली स्लाइड में बात की थी कि जो nc0 होता है वो 1 के बराबर होता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन जो हमने कैलकुलेट किया हुआ पहले ही। दूसरी रो में अगर आप आएंगे तो हम क्या करेंगे? देखिए फॉर्मूला क्या है? कोफिशिएंट ऑफ प्रीवियस क्यू। तो प्रीवियस क्यू कोफिशिएंट क्या हो गया? 1। पावर ऑफ प्रीवियस क्यू आप एरो में देख रहे होंगे 5, और सीरियल नंबर ऑफ प्रीवियस आइटम 5c0 के नीचे लिखा हुआ है 1। तो 1 इंटू 5 बाई 1 दैट इज इक्वल टू 5। थर्ड रो में आइए। अब प्रीवियस कोफिशिएंट कौन सा हुआ? 5। प्रीवियस पावर कौन सी है क्यू की? 5 माइनस 1 4, और सीरियल नंबर आप देख रहे हैं 5c1 के नीचे लिखा हुआ है 2। 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू नाउ 10। अगले केस में हमारा प्रीवियस कोफिशिएंट कौन सा हो गया? 10। प्रीवियस पावर कौन सी है क्यू की? 5 माइनस 2 3, और सीरियल नंबर 5 से 2 के नीचे लिखा हुआ है 3, दैट इज 10 इंटू 3 डिवाइड बाई 3। नाउ दिस इज ऑल्सो 10। नेक्स्ट केस में देखिए सेकेंड लास्ट रो में प्रीवियस कोफिशिएंट कौन सा हो गया? 10। प्रीवियस क्यू की पावर क्या होगी? 5 माइनस 3 दैट इज 2, और सीरियल नंबर आप देखिए 5c3 के नीचे लिखा हुआ है 4, आंसर आ गया 5। और अगले केस में लास्ट हमारा प्रीवियस कोफिशिएंट हो गया 5, प्रीवियस पावर क्या है क्यू की? 5 माइनस 4 1, और सीरियल नंबर आप देख रहे हैं 5c4 के नीचे लिखा हुआ है 5, हमारा वैल्यू आ गया 1। अब इसी टेबल में अगर आप फोर्थ कॉलम में देखोगे तो मैंने क्यू और पी की पावर को रिप्लेस कर दिया है। क्यू और पी हमने पीछे कैलकुलेट किया था, इस स्लाइड में आपको दिख ही रहा होगा। क्यू क्या है? 2/5, और पी क्या है? 3/5। इस टेबल में आप देखेंगे क्यू की जगह पे मैंने 2/5 लिख दिया और पी की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? 3/5, और उनकी पावर जैसा कि आप थर्ड कॉलम में देख रहे हैं क्यू की पावर 5 है, तो यहाँ पे 2/5 की पावर भी क्या है? 5। जैसे जैसे क्यू की पावर यहाँ पे कम हो रही है वैसे वैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? क्यू और पी की वैल्यू लिख के उसकी पावर को लिखते जा रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं 2/5 की पावर 4 हो गई, 3/5 की पावर 1 हो गई, फिर 2/5 की पावर 3 हो गई, 3/5 की पावर 2 हो गई, एंड सो ऑन। इस तरीके से हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। चलिए अब हमारे आगे जो मेन क्वेश्चन था वो क्या था? हमसे पहले तो ये पूछा गया था कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट नो वॉच इज़ डिफेक्टेड, कि एक भी घड़ी डिफेक्टेड नहीं निकलेगी, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है? आप इस टेबल में देख रहे होंगे जो हमारा लास्ट कॉलम है जिसके ऊपर हेडिंग है आंसर। ये आंसर कैसे आया हुआ है? जो थर्ड कॉलम है यहाँ पे 1 इंटू 2/5 की पावर 5 इंटू 3/5 की पावर 0, ये कैलकुलेट कर लिया 32/3125। ऐसे हमने हर वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन था नो वॉच इज डिफेक्टेड, देख रहे हैं स्क्वायर बना हुआ आ गया, ये हमारा आंसर निकल कर आ गया कि एक भी वॉच डिफेक्टेड ना होने की पॉसिबिलिटी क्या है? 32/3125। कैसे निकला ये? देखिए अगर डिफेक्टेड वॉच निकलती इसका मतलब हम सक्सेसफुल हो जाते, लेकिन अगर कोई भी वॉच डिफेक्टेड नहीं है तो मतलब हम फेल हो गए। हर केस में हम क्या हो गए? फेल हो गए। तो फेलियर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्यू से, और क्यू की पावर क्या है? 5। हमें 0 सक्सेस मिली है तो पी की पावर यहाँ पर क्या है? 0, तभी हमने पहले वाले को निकाला। अगला हमारा क्वेश्चन क्या था? 2 वॉचेस डिफेक्टेड। 2 वॉचेस डिफेक्टेड का मतलब क्या है कि अगर 5 घड़ियाँ हैं उसमें से अगर 2 डिफेक्टेड निकलती हैं तो मतलब 2 बार सक्सेस मिली और 3 बार हम क्या हो गए? फेल हो गए। अगर हम इस टेबल में देखें तो हमें किस एक्सप्रेशन में 2 सक्सेस और 3 फेलियर दिख रही हैं? आप देखिए थर्ड रो के अंदर देखिए, आप यहाँ पे थर्ड रो में सेकंड कॉलम में देखिए क्या लिखा हुआ है? 10, क्यू की पावर 5 माइनस 2 और पी की पावर 2। पी मतलब सक्सेस, मतलब 2 सक्सेस, और क्यू का मतलब क्या हुआ? 5 माइनस 2, क्यू की पावर क्या होगी? 3, मतलब 3 फेलियर और 2 सक्सेस। तो मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या निकल कर आया कि 2 वॉच डिफेक्टेड होने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 720/3125। इस तरीके से हम अपनी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट
कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे पास एक लूडो का डाइस है। टास्क ये दी गई है कि आपको एक नहीं, आपको दो लूडो के डाइस एक साथ फेंकने हैं। जैसा कि हमने पहले रूल ऑफ काउंटिंग में पढ़ा हुआ है कि एक डाइस के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस हैं वो 6 होते हैं। तो दो डाइस में क्या होगा, रूल ऑफ काउंटिंग को फॉलो करें तो 6 × 6 दैट इज 36। टास्क ये दिया गया है कि आपने दोनों डाइस को क्या करना है, 4 थ्रो करने हैं, 4। ओके, और आप जीतोगे कब, जब दोनों डाइस में सेम नंबर है, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल नंबर कब आ सकते हैं, दोनों में 1, दोनों में 2, दोनों में 3, दोनों में 4, दोनों में 5, दोनों में 6। इसका मतलब अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस 36 हैं तो हमारे फेवरेबल केसेस कितने हैं, सिर्फ 6। तो यहाँ पे सक्सेस क्या हो गया, 6/36 दैट इज 1/6। तो फेलियर क्या हो गया, 1 में से 1 - 6 लेस कर दिया, हमारे पास क्या आ गया, 5/6। आपको क्या कहा गया है, आपको ये पेयर ऑफ डाइस 4 बार फेंकने हैं। तो सैंपल का साइज क्या हो गया, 4, क्योंकि आपको 4 बार ये ट्रायल करना है। तो पहले हम एक्सप्रेशन को समझें। क्योंकि यहाँ पे सैंपल का साइज 4 का है तो सीरियल नंबर क्या है, 1 2 3 4। आप टेबल में देख सकते हैं, मैंने ऊपर के फॉर्मूला को यूज़ किया, बाइनोमियल कोफिशिएंट के फॉर्मूला को, और सेकंड कॉलम में हमने वो बाइनोमियल कोफिशिएंट निकाल लिए। क्या क्या निकल कर आए, 1 4 6 4 1। और आप फोर्थ कॉलम में देखेंगे मैंने q और p की वैल्यू को पुट कर दिया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहले q की पावर 4 है, मतलब सारे के सारे केसेस के अंदर नंबर आइडेंटिकल नहीं आए, मतलब फेलियर है 4, सक्सेस है 0। दूसरे में क्या है, q की पावर 3, p की पावर 1। इसका मतलब क्या हो गया, एक बार आइडेंटिकल नंबर आया है, 3 बार आइडेंटिकल नंबर नहीं आए। अगले केस में देखिए, 2 बार आइडेंटिकल नंबर आए, 2 बार आइडेंटिकल नंबर नहीं आए, एंड सो ऑन। और फिर आप देखेंगे मैंने q और p की वैल्यू को पुट कर दिया, जो कि हमने इस स्लाइड में कैलकुलेट की थी। p की वैल्यू 1/6 और q की वैल्यू 5/6 है। तो क्या निकल कर आ सकता है, हमें देखना क्या है कि अगर हम 4 बार डाइस को फेंकें और एक भी बार आइडेंटिकल नंबर ना आए, मतलब हम चारों बार ही फेल हो गए, तो 4 फेलियर कहाँ दिख रहे हैं, q की पावर 4 में। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 625/1296। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक बार आइडेंटिकल नंबर आए और 3 बार आइडेंटिकल नंबर ना आए, मतलब एक सक्सेस और 3 फेलियर। तो आंसर क्या आ गया, 500/1296। ऐसा भी हो सकता है कि 2 बार सेम नंबर आए और 2 बार ना आए, मतलब 2 सक्सेस 2 फेलियर। तो आंसर क्या आएगा, 150/1296। ऐसा भी हो सकता है कि 3 बार सेम नंबर आ जाए और एक बार ना आए, मतलब 3 सक्सेस और 1 फेलियर। तो पॉसिबिलिटी क्या है उसकी, 20/1296। और चारों के चारों बार ही सेम नंबर आ जाए तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 1/1296। इस तरीके से हम आइडेंटिकल नंबर के अकरेंस की पॉसिबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक पैक ऑफ कार्ड है, जैसा कि हमें पता है कि पैक ऑफ कार्ड में 52 कार्ड्स होते हैं। टास्क आपको ये दिया गया है कि आपको 5 कार्ड्स निकालने हैं। आपको पॉसिबिलिटी बतानी है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि एक भी हार्ट का कार्ड नहीं आएगा, या फिर सारे के सारे हार्ट के कार्ड आएंगे, या लेस देन 3 हार्ट के कार्ड। लेस देन 3 का मतलब है या तो 0 या 1 या फिर 2। मोर देन 2 हार्ट कार्ड, मोर देन 2 का मतलब या तो 3 या 4 या फिर 5। और अगला क्या, एट द मोस्ट 1। एट द मोस्ट का मतलब क्या है, या तो 0 हार्ट कार्ड या फिर 1 हार्ट कार्ड। पहले तो हम निकाल लेते हैं कि हार्ट कार्ड के आने की पॉसिबिलिटी क्या है, मतलब हमारे सक्सेस की पॉसिबिलिटी क्या है। हमें पता है पैक ऑफ कार्ड में 13 कार्ड हार्ट के होते हैं, तो 13/52 दैट इज 1/4। तो हार्ट कार्ड ना आने की पॉसिबिलिटी क्या हुई, 1 - 1/4 दैट इज 3/4। क्योंकि हमें 5 कार्ड निकालने हैं, और कार्ड निकालने भी कैसे हैं कि हमने कार्ड को निकालना है, फिर से उसको वापस पैक ऑफ कार्ड में रख देना है विद रिप्लेसमेंट। मतलब इवेंट्स क्या है, इंडिपेंडेंट। तो सैंपल का साइज़ क्या है, 5, क्योंकि आपने एक एक करके 5 बार कार्ड निकालना है और आपको बताना है कि हार्ट के कार्ड के आने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो पहले तो हम एक्सप्रेशन समझ लेते हैं। सैंपल का साइज़ 5 का है, आप देख सकते हैं। सेकंड कॉलम में हमने कोफिशिएंट निकाल ही लिए हैं, 1 5 10 10 5 1। ये फॉर्मूला हमने पुट किया है। फोर्थ कॉलम में आप देख रहे हैं मैंने q और p की वैल्यू पुट कर दी है, 3/4 और 1/4। आप देख सकते हैं यहाँ पर q की वैल्यू क्या है, 3/4, और p की वैल्यू क्या है, 1/4। ये हमने पुट कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने सारी वैल्यू को पुट कर दिया और 1/1 हम यहाँ पे चलते हैं। इस टेबल में आप देख रहे होंगे मैंने इसको क्रैक कर दिया है, थर्ड कॉलम को। आप देख रहे हैं 3/4 की पावर 5 है और 1/4 की पावर 0 है, और पहला कोफिशिएंट क्या है हमारा 1। इसका टोटल क्या आ रहा है, 243/1024। इस तरीके से हमने हर वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है।
हमारा जो पहला प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी थी वो क्या थी, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट देयर इज नो हार्ड कार्ड। नो हार्ड कार्ड का मतलब क्या हो गया कि एक भी हार्ड का कार्ड नहीं आया, मतलब हमने 5 कार्ड निकाले और पांचों के पांचों केसेस में ही हम क्या हो गए, फेल हो गए। अब पांचों फेलियर की पॉसिबिलिटी हमें कहाँ दिख रही है, आप देख रहे होंगे सेकंड कॉलम में क्यू की पावर क्या है 5। इसका मतलब नो हार्ड कार्ड कब आएगा, पहले केस में स्क्वायर बना हुआ आ गया, मतलब हम पांचों केसेस में फेल हो जाएंगे, एक भी बार हार्ड का कार्ड नहीं आएगा। पॉसिबिलिटी क्या है 243/1024। अगली प्रोबेबिलिटी हमसे क्या पूछी गई थी, ऑल हार्ड कार्ड, मतलब पांचों के पांचों ही हार्ड के कार्ड निकल कर आ गए, मतलब सक्सेस है 5, फेलियर क्या है 0। आप देख रहे हैं क्यू की पावर 5 - 5 0 और पी क्या हो गया 5, आंसर क्या आ गया 1/1024। तीसरा केस क्या है, लेस देन 3 हार्ड कार्ड। लेस देन 3 का मतलब क्या है, या तो कोई भी हार्ड का कार्ड ना आए, या एक हार्ड का कार्ड है, या फिर 2 हार्ड के कार्ड है। देखिए इन तीनों में से इंसिडेंट तो एक ही अकर होगा, या तो कोई भी हार्ट का कार्ड नहीं आएगा, या फिर एक आएगा, या फिर क्या आएंगे 2 आएंगे। ये इवेंट्स क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सो वी विल फॉलो द रूल ऑफ एडिशन। तो हमने क्या किया, 0, 1 और 2 की पॉसिबिलिटी को ऐड कर दिया, हमारा आंसर क्या आ गया 0.8965। अगला हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मोर देन 2 हार्ट कार्ड। मोर देन 2 क्या हो गया, तो 3 हार्ट के कार्ड, या 4 हार्ट के कार्ड, या फिर 5 हार्ट के कार्ड। तो अब देख लीजिए पी की पावर 3, पी की पावर 4 और पी की पावर 5, और सामने की वैल्यू हमारे पास सामने आ गई है। लेकिन होगा क्या, या तो 3 हार्ट के कार्ड आएंगे, या फिर 4, या फिर 5। तीनों में से एक ही पॉसिबिलिटी होगी। तो इवेंट्स क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, रूल ऑफ एडिशन। हमारा आंसर क्या आया 0.1035। अगला क्या था, एट द मोस्ट 1 हार्ट कार्ड। एट द मोस्ट का मतलब क्या है, या तो 0 या फिर 1। तो अब देख रहे हैं 0 की पॉसिबिलिटी 243/1024, और 1 कार्ड आने की पॉसिबिलिटी हार्ट का 405/1024। इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, फॉलोइंग द रूल ऑफ एडिशन, आंसर आ गया 0.6328। ये जो अगली इलस्ट्रेशन है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ नया है। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि 320 फैमिलीज हैं, हर फैमिली में 5 बच्चे हैं। आपको ये बताना है कि कितनी फैमिलीज ऐसी होंगी जहाँ पर 2 लड़के और 3 लड़कियाँ हों, और दूसरा केस क्या है कि कम से कम एक लड़का हो। कम से कम एक का मतलब है या तो एक, या 2, या 3, या 4, या फिर 5। अब देखिए बायनोमियल थ्योरम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे लिए। हमें 320 फैमिलीज को जाकर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम बिना 320 फैमिलीज को इंडिविजुअली चेक किए हम पता लगा सकते हैं कि कितनी फैमिली में 2 लड़के और 3 लड़कियां होंगी, और कितनी फैमिली में कम से कम एक लड़का होगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 लड़के होंगे। देखिए कैसे ये काम करता है। तो पहले तो हम देखते हैं लड़के के आने की पॉसिबिलिटी और लड़की के पैदा होने की पॉसिबिलिटी, तो इक्वल है 1/2 और 1/2। बच्चे कितने हैं हमारे पास 5, तो सैंपल का साइज़ क्या ले लिया 5, क्योंकि मैं 5 में से ही पता लगाना है कितने लड़के और कितने लड़कियां हैं। और यहाँ पर एक जो नई चीज़ ऐड हुई है वो है कि 320 फैमिलीज, मतलब हमें ये जो बच्चों को चेक करना है, मतलब जो बच्चों का जेंडर चेक करना है वो कितनी फैमिली में चेक करना है 320 फैमिली में। तो हमारे नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या हो गए 320। तो क्योंकि यहाँ पर एक कैपिटल लेटर एन और ऐड हो गया है, तो थोड़ा सा हमारे फॉर्मूला में मॉडिफिकेशन हो गया है। आप देख रहे होंगे ऊपर ऊपर फॉर्मूला में, अब यहाँ पर मैंने कैपिटल लेटर एन को ऐड कर दिया है क्यू प्लस पी के साथ, क्योंकि सैंपल का साइज़ 5 है। क्यों 5 है, क्योंकि 5 बच्चों में से ही हमने जेंडर डिटर्मिनेशन करना है। तो आप देख रहे हैं 5 सैंपल का साइज, सीरियल नंबर क्या है 1 2 3 4 5 हमारे पास आ गए। नीचे टेबल हमें दे रखी है, और हमने क्या किया पहले इनके कोफिशिएंट निकाल लिए फॉलोइंग द फॉर्मूला जो हमें ऊपर गिवन है। हमारे कोफिशिएंट क्या निकल कर आए 1 5 10 10 5 और 1। यहाँ पर हमें याद रखना है Q का मतलब है गर्ल चाइल्ड और P का मतलब है बॉय चाइल्ड, और दोनों की पॉसिबिलिटी 1/2 और 1/2 है। आप देख रहे हैं अगर Q5 और P0 है, इसका मतलब है पांचों की पांचों लड़कियां हैं, एक भी लड़का नहीं है। अगर Q की पावर 4 है और P की पावर 1 है, तो मतलब 4 लड़कियां और एक लड़का। टेबल में देखिए थर्ड कॉलम के अंदर अगर Q की पावर 3 है दैट इज़ 5 - 2, मतलब 3 लड़कियां, और P की पावर 2 तो मतलब 2 लड़के। इस तरीके से लड़कियों की जो आप काउंटिंग है वो कम हो रही है, और लड़कों की काउंटिंग क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। और यहाँ हमने P और Q की वैल्यू को पुट कर दिया है फोर्थ कॉलम के अंदर। तो आइए हमसे क्या पूछा गया था पहला क्वेश्चन, 2 लड़के और 3 लड़कियां। तो 2 लड़के और 3 लड़कियां हमें कहाँ दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं हमारे पास स्क्वायर बना हुआ आ गया है। थर्ड रो में आप देखेंगे P की पावर 2 है और Q की पावर क्या है 3, मतलब 3 लड़कियां और 2 लड़के।
मतलब कि 2 लड़के और 3 लड़कियों की पॉसिबिलिटी क्या है, 10/32, और फैमिली कितनी है 320, तो उसको 320 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या आ गया 100। मतलब 320 में से 100 फैमिली ऐसी हैं जहाँ पे 2 लड़के हैं और 3 क्या हैं, लड़कियाँ। अगला क्वेश्चन क्या है, एट लीस्ट वन बॉय, तो यहाँ पर हमने नेगेटिव प्रोबेबिलिटी को यूज़ किया है। एट लीस्ट वन बॉय का मतलब क्या है, कम से कम एक लड़का, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4, या पाँचों के पाँचों लड़के। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लड़के ना होने की पॉसिबिलिटी निकाल लेते हैं। तो लड़के ना होने की पॉसिबिलिटी हमें क्या दिख रही है, ऊपर देख रहे हैं, q की पावर 5 है, p की पावर 0 है, स्क्वायर बना हुआ आ गया, दैट इज़ 1/32। और क्योंकि टोटल फैमिली 320 है, 320 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 10। मतलब 320 में से 10 फैमिली ऐसी हैं जहाँ पर एक भी लड़का नहीं है, पाँचों की पाँचों लड़कियाँ हैं। इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, 1 माइनस 1/32 किया, क्या आ गया 31/32, और हमने उसको 320 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 310। टोटल भी किसके बराबर हो गया, 320 के, क्योंकि 10 अगर फैमिली में सारी की सारी लड़कियां हैं, तो 320 में से अगर 10 फैमिली में सारी लड़कियां हैं, तो 10 को लेस कर दो तो कितनी फैमिली बची, 310। तो मतलब 310 फैमिली ऐसी हैं जहाँ पे कम से कम एक लड़का तो है, और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 5 हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस इलस्ट्रेशन में देखा ही है कि इस थ्योरम में जो सबसे मेजर रोल प्ले कर रहा था वो एक ही पार्ट था, वो था इसका फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और सबसे ज़्यादा ध्यान देना है फॉर्मूला में अपने बाइनोमियल कोफिशिएंट की कैलकुलेशन के ऊपर, वहाँ गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।